अब इसके बाद एक तीसरा मॉडल है और वह कहलाता है कल्याणकारी राज्य का मॉडल। कल्याणकारी राज्य का मॉडल, विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये वही है उदारवादियों का संशोधित रूप। मैंने जो उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल की चर्चा की थी उस समय आपको बताया था तो और जिक्र किया था कि किस प्रकार समय के साथ साथ इन विचारकों ने समाज के निम्न तबके के लिए भी कुछ योजनाएं बनाने शुरू की, आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए। तो विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल उदारवादियों का संशोधित रूप है। उन्होंने बाजार समाज मॉडल को समर्थन प्रदान किया, यानी अब वो केवल बाजार मॉडल नहीं, तीसरा मॉडल जो है वो बाजार समाज को समर्थन देने वाला मॉडल, बाजार भी और समाज भी। 1871 से 1890 के बीच में जब जर्मनी की स्थापना होती है, 1871-1890 के बीच में जर्मनी स्थापना होती है और जर्मनी फिर एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है, तो उसके शक्तिशाली बनने का जो मुख्य कारण था वह था वहाँ के शासक, तत्कालीन शासक बिस्मार्क के द्वारा विकास के कल्याणकारी मॉडल को अपनाना। दूसरे शब्दों में विकास का जो तीसरा मॉडल है कल्याणकारी मॉडल, इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं जर्मनी में और उसका श्रेय जाता है जर्मनी के पहले चांसलर को। चांसलर यानी वहाँ के एक तरीके से मुखिया, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं ऐसे ही वहाँ पर चांसलर होते हैं। तो उनका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने विकास के कल्याणकारी मॉडल की शुरुआत की, उसे मौलिक रूप दिया और जर्मनी को एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र में बदला। बिस्मार्क स्वयं भी साम्यवाद का विरोधी था, इसलिए उसने राज्य समाजवाद की वकालत की। साम्यवाद का विरोधी था इसलिए राज्य समाजवाद, यानी शासन के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने से शासन बच नहीं सकता, ऐसा उसका कहना था। उसने वकालत की इस बात की कि समाज के निम्न तबकों की रक्षा, सुरक्षा, भलाई की जिम्मेदारी शासन की है और इसलिए उसने राज्य समाजवाद की वकालत की। इसीलिए कहते हैं इसे बाजार समाजवाद कल्याणकारी मॉडल। परिणाम स्वरूप श्रमिकों के कल्याण के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए, श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। जर्मनी को जो नया राज्य बना था उसे एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में इस कल्याणकारी मॉडल की बहुत अहम भूमिका थी। एक बार जब जन कल्याणकारी मॉडल की शुरुआत जर्मनी से हुई, बिस्मार्क ने की और उसकी सफलता ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया, तो कुछ अन्य देश भी अछूते नहीं रहे। इंग्लैंड में भी कल्याणकारी राज्य के विचार की बयार बहने लगी और 1908 से 1916 वहाँ के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री एस्क्विथ, उन्होंने कल्याणकारी राज्य के विचार को इंग्लैंड में भी लागू करने का प्रयास किया। एस्क्विथ और काल है 1908 से 1916, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पूर्व इंग्लैंड में भी लोक कल्याणकारी मॉडल को लाया गया। ये विचार इसलिए लाया गया ताकि श्रमिकों को जो बीमारियां हो रही हैं, मजदूरों की जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए अब हमें प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास करने की दिशा में एस्क्विथ का मानना था कि आवश्यक है कि शासन यदि संपूर्ण इंग्लैंड के लोगों को खुश देखना चाहता है तो ज़रूरी है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो श्रमिकों का है उनको खुश रखने का एक प्रयास करे।
बेरोजगारी और बीमारी से मुक्त करने के लिए श्रमिकों को जो उनके हित में जो कदम उठाए गए, उसी के परिणाम स्वरूप कल्याणकारी राज्य की कल्पना इंग्लैंड में आती है श्रमिकों को लेकर। राजनीति विज्ञान के एक अध्याय में और इतिहास के भी एक अध्याय में हमने इस बात का अध्ययन किया है कि औद्योगिक क्रांति के क्या क्या दुष्परिणाम इंग्लैंड ने झेले और कैसे कैसे इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति को लेकर नए नए कानून बने, सुधारवादी कानून। उन सुधारवादी कानूनों की श्रृंखला में, मजदूरों की स्थिति को सुधारने की श्रृंखला में ही एस्क्विथ द्वारा 1908-16 के बीच जो प्रयास किए गए, वो इंग्लैंड में कल्याणकारी मॉडल की दिशा में बढ़ने का एक स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन ये तो श्रमिकों को लेकर हुआ था। अब समाज के तो अन्य तबके के लोग भी थे जो निर्धनता की कगार में थे, बेरोजगार थे और आदि आदि। तो इंग्लैंड में लोक कल्याणकारी मॉडल अपने पूर्ण रूप में आता है 1942 में। आपको याद होगा, मैंने बताया कुछ देर पूर्व कि 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी मॉडल का विकास होता है और ये वही काल है जब हम लोक कल्याणकारी मॉडल का ज़्यादा से ज़्यादा समायोजन विभिन्न देशों की सरकारों में देखते हैं। 1942 में विलियम हेनरी बेवरिज ये एक योजना लेके आते हैं जिसे कहते हैं बेवरिज प्लान। कल्याणकारी राज्य का विचार पूर्ण रूप में इस बेवरिज प्लान के माध्यम से सामने रखा जाता है, एक रिपोर्ट के रूप में सरकार के सामने मिस्टर बेवरिज द्वारा रखा गया और उसमें बहुत सारे सुधारों का जिक्र किया गया। उन सुधारों की बात करें तो आज जो हमारे देश में भी और दुनिया के अन्य देशों में जो कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार की आय कुछ नहीं है, ऐसे कुछ उदाहरण बेवरिज ने सुझाए थे, जिसमें पहला था मुफ्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जनता के स्वास्थ्य की बेहतरी को सुनिश्चित करने का कार्य शासन का है, ऐसा माना गया। परिवार भत्ता, श्रमिकों के लिए बीमा, इंश्योरेंस, पूर्ण रोजगार के सरकारी कार्रवाई के लिए कदम, रोग और दुर्घटना लाभ, अर्थात रोग की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में संबंधित परिवार के सदस्यों को कुछ मुआवजा दिया जाना, वृद्ध व विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ जिसे मैटरनिटी लीव भी हम कहते हैं। ये जो ऐसे कुछ प्रस्ताव थे, ये प्रस्ताव बेवरिज रिपोर्ट में शामिल किए गए और अपने समग्र रूप में 1942 में लोकतांत्रिक मॉडल, कल्याणकारी मॉडल की ओर बढ़ता है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी, इस रिपोर्ट के आने से जो जनता थी उसमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सरकार ने पहली बार एक तरीके से माना कि उसका कार्य मात्र सुरक्षा, उसका कार्य मात्र विदेश नीति, उसका कार्य मात्र सीमाओं की रक्षा नहीं है, उसका कार्य है जनता की सेवा। और जनता की सेवा दो तरीके से, एक ऐसा जिसमें करों के प्रावधान के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए और जनता पे खर्च किया जाए, और दूसरा ऐसे प्रावधान जिसमें सरकार किसी तरह का लाभ न सोचे। तो ये जो कल्याणकारी योजना थी, बेवरिज प्लान, इससे पूरे इंग्लैंड में खुशी की लहर दौड़ी और पूरे विश्व में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। बेवरिज रिपोर्ट में जिन बिंदुओं पर
समाज के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने का जिक्र किया गया था। समय के साथ साथ उसमें और नई नई बातें जुड़ती गईं जो निश्चित रूप से सरकार को और कल्याणकारी होने के लिए बाध्य करती हैं। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा, रोग लाभ, विकलांगता क्षतिपूर्ति, निःशुल्क शिक्षा, जन स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता, निर्धनों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान आदि आदि, ये सब एक कल्याणकारी सरकार की योजनाओं में शामिल होने वाली अहम बातें हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन किया गया, जो इंजेक्शन्स लगाया गया, वे फ्री में थे। इसमें अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन सरकार ने उसके लिए किसी तरह का पैसा उसकी एवज में जनता से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कल्याणकारी राज्य को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ तरह का राज्य माना गया है और उसके तहत ये सब सुविधाएं मुहैया कराई गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य वो होता है जो नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। विभिन्न सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने वाला, विभिन्न सामाजिक सहायता देने वाला राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और ये जो मॉडल है, ये मुक्त बाजार मॉडल में यानी पूंजीवादी मॉडल में असहायों की सहायता कर संपत्ति के जरिए करता है। पूंजीवादी मॉडल जो पश्चिमी देशों में है, एक पूर्ण पूंजीवादी मॉडल में असहाय को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। सरकार उनके बारे में कुछ विचार नहीं करती है। लेकिन अब ऐसा कोई सा भी शासन नहीं है जो पूर्ण रूपेण पूंजीवादी मॉडल हो। कल्याणकारी भावना अब हर शासन में पहुंच गई है। तो मुक्त बाजार मॉडल में असहायों की सहायता कर संपत्ति के पुनः वितरण से की जाती है। आखिर सरकार के द्वारा जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को मुफ्त में पूरा करने के लिए धन कहाँ से आता है? समाज के उस तबके के लोगों से जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जो ज़्यादा कमाते हैं, जो ज़्यादा सुविधा संपन्न है। तो उन पर लगाए गए कर टैक्स को अब इस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। धीरे धीरे जनकल का ये जो विचार है, कल्याणकारी राज्य का विचार, वेलफेयर स्टेट जिसे हम कहते हैं, ये वेलफेयर स्टेट का जो विचार है धीरे धीरे और फैलते गया। जर्मनी, इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि अन्य देशों में फैलता चला गया। विकासशील देशों के लिए कल्याणकारी राज्य का मॉडल बहुत अहम था। अभी तक जो मैंने बातें की, ये सब वे देश हैं जो वैसे तो सर्व सुविधा संपन्न हैं, पश्चिमी देश, लेकिन वहाँ के निम्न तबकों के लोगों के लिए योजनाओं के प्रावधान किए गए। अब विकासशील देशों की बात करें, जिसमें भारत भी एक देश है, जहाँ निर्धनता बहुत गहरी है, जहाँ निर्धनों की संख्या बहुत भारी है, तादाद बहुत बड़ी है। यहाँ पर भी कल्याणकारी राज्य का मॉडल बहुत महत्वपूर्ण माना गया। निर्धनता के निदान के लिए मान लिया गया कि ना साम्यवादी व्यवस्था ना पूंजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल हो पाएगी और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जो है वह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। इसके अलावा इन देशों में निर्धनों की सहायता की परंपरा पहले से मौजूद थी।
पहले से यहाँ पे निर्धनों की सहायता की जाती थी। दुर्भाग्य से शहरीकरण बढ़ा, जिससे निर्धन और दरिद्र हो गए। निर्धनों का आधार जो था गांव, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन विकासशील देशों में कल्याणकारी राज्य का संचालन समुचित आधारभूत संरचना के अभाव, नौकरशाही की उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण कमजोर हो गया। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर इस कल्याणकारी योजना को लागू करने में क्या दिक्कतें थीं, और दूसरी ओर इस कल्याणकारी राज्य की कल्पना को सफलतापूर्वक लागू करना क्यों विकसित देशों में सरल था। विकसित देशों में सरल इसलिए था क्योंकि कराधान का प्रावधान कर लिया था उन्होंने, कर को, टैक्स को उस दिशा में भेजने का। दूसरा, निर्धनों की सहायता का प्रावधान वहाँ पहले भी था, तो एक पुरानी परंपरा उनके पास थी। लेकिन विकासशील देशों में न परंपरा थी, न इस तरह के कर के पैसे को कल्याणकारी योजनाओं में लगाने का कुछ अनुभव था, और न ही ऐसा कुछ था जिस पर इनको रोजगार आदि दिया जा सके। उल्टे यहाँ तीसरी दिक्कत और थी, वो तो शहरीकरण की। शहरीकरण के कारण गांव की व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई थी, चरमरा गई थी। तो इसलिए विकासशील देशों में इसके अलावा कुछ और अन्य दिक्कतें आ रही थीं कल्याणकारी योजना को पूर्ण रूपेण लागू करने में। उन दिक्कतों में नौकरशाही थी, भ्रष्टाचार भी था, आधारभूत संरचना का अभाव भी था, जो सरकारी मशीनरी थी उनकी उदासीनता भी थी, आदि आदि। तो इस प्रकार ये 6-7 कारण जो हैं वे लोकतांत्रिक, उदारवादी या लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनने की व्यवस्था में बाधा पैदा कर रहे थे। अब इन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ नए विचार सामने आते हैं। किस तरीके से कल्याणकारी व्यवस्था की कमियों को प्लग किया जाए, बंद किया जाए, रोका जाए, दूर किया जाए, और निर्धनता जिन देशों में, विकासशील देशों में खासकर जहां बहुत ज़्यादा है, वहां कैसे प्रयास किया जाए कि जनता का, अधिकतम जनता का फ़ायदा हो। इसी सोच के तहत अब हम चौथे मॉडल की ओर आते हैं, और वह है गांधीवादी दृष्टिकोण। विकास का गांधीवादी मॉडल। ये गांधीवादी मॉडल क्या है? लोक कल्याणकारी मॉडल से ये अलग कैसे है? शुरू की जो तीनों मॉडल के मैंने जिक्र किया, उदारवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था या कल्याणकारी व्यवस्था, ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये भौतिक सुख की ओर इनका ज़्यादा बल है, सांसारिक सुख की ओर ज़्यादा इनका बल है। यदि इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे गांधीवादी दृष्टिकोण से, तो हमको लगेगा कि गांधीवादी दृष्टिकोण निश्चित रूप से इन तीनों व्यवस्थाओं से, इन तीनों मॉडल से बेहतर है। चाहे वो समाजवाद हो या पूंजीवाद हो, इसमें भौतिकवादी धारणा पे ज़्यादा बल दिया गया, सांसारिक धारणाओं पर ज़्यादा बल दिया गया। उसके खिलाफ गांधीवादी जो विचारधारा है वह आदर्शवाद पर आधारित है। शुरू के दो मॉडल भौतिकवाद पर आधारित हैं, पर गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर बल देती है। वास्तव में देखा जाए तो गांधी जी का जो पूरा जीवन है, यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि पूरा जीवन उन्होंने गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए दिया।
गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लिए गांधी के मन में बहुत स्नेह था, बहुत हमदर्दी थी और उनके साथ काफ़ी कुछ जुड़े हुए थे। गांधी जी का कमज़ोर तबके के साथ इतने निकटता से जुड़े रहने का ही परिणाम था कि उनको विश्वास था कि ये जो तबका है ये भौतिकवादी सुख पर उतना इसका बल नहीं है जितना कि आदर्शवाद पर। मशरू वाला जो एक प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने लिखा है कि आज पसीना बहाकर आज का भोजन पानी और कल के लिए पसीना बहाने की तैयारी करने के आदर्श में किसी की श्रद्धा नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, आज पसीना बहाकर आज का भोजन पानी और कल के लिए फिर पसीना बहाने की तैयारी जो भौतिकवादी व्यवस्था में होती है, इसमें गांधी की कोई श्रद्धा नहीं। आदर्श में गांधी की श्रद्धा है। विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण का जो वर्णन यदि हम करें तो उसमें हम पाएंगे कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं और इन विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हम अंतर भी समझ लेंगे। पहला तो है गांधीवादी विकास के मॉडल में विकेंद्रीकरण की अर्थव्यवस्था है। साम्यवाद में जहां केंद्रीकरण है, गांधीवादी विचारधारा में विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। दूसरा, आर्थिक समानता पर बहुत बल। तीसरा, मानव सेवा नारायण सेवा। आदमी की सेवा करना भगवान की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। ये आदर्शवाद का उनका विचार था। इसलिए सेवा, सर्विस टू द मैनकाइंड, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मानव सेवा नारायण सेवा। चौथा था, गांधी जी का मानना था कि मनुष्य जो है वो कोई भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक प्राणी नहीं है। भौतिक के अलावा कुछ और भी है और कुछ और से उनका तात्पर्य था आध्यात्मिकता की। मनुष्य जो है वह भौतिक और आध्यात्मिक का एक संतुलन है। अगली विशेषता जो हम गांधीवाद की वो है कि उनके विचार में स्पष्ट था कि मनुष्य भौतिक प्राणी नहीं है। पांचवा, कुटीर उद्योग की स्थापना पर इनका जोर। कुटीर उद्योग बनाम विशाल उद्योग, हर गांव के अपने अपने उद्योग हों, ऐसा उनका विचार था और इसकी संभावना पर उनका प्रबल विश्वास था। तो कुटीर उद्योग की स्थापना, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना। छठवां, रोटी के लिए श्रम, सुख के लिए नहीं। श्रम, लेबर फॉर ब्रेड एंड नॉट फॉर लग्जरी। ये बहुत बड़ी धारणा थी, बहुत महत्वपूर्ण धारणा थी गांधीवादी विचार की और गांधी जी की स्वयं की। हम श्रम किस लिए करें? रोटी के लिए, जीवन यापन के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं। तो रोटी के लिए श्रम। और सातवां और अंतिम था सामाजिक बुराई का अंत। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको लेकर एक नया मॉडल सामने आता है, आदर्शवादी मॉडल, जो मनुष्य को भौतिक चीज नहीं समझता। विकास का जो गांधीवादी मॉडल था ये सभी के हित और एक आदर्श मॉडल बना, सभी के फायदे के लिए और एक आदर्श मॉडल। गांधी जी ने राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना। तो साध्य और साधन में बहुत गहन संबंध जोड़ते हुए गांधी जी का कहना था कि राज्य जो है वह साधन है, जरिया है, माध्यम है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। उनके अनुसार राजनीतिक सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए हो, न कि राज्य के हित के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, सत्ता का प्रयोग, सत्ता का उपयोग व्यक्ति के हित के लिए,
न कि राज्य के हित के लिए व्यक्ति का उपयोग। व्यक्ति का उपयोग अपने राज्य के हित के लिए न किया जाए, बल्कि राज्य जनता के उपयोग के लिए कार्य करे। दोनों में देखिए कितना अंतर है विचारों में। गांधी के विचारों की यदि बात करें तो पहली बात तो ये है कि वो मजदूरों के प्रति उनकी बड़ी सख्त हमदर्दी थी। उनका सारा नज़रिया मजदूर और निर्धन वर्ग को लेकर था। दूसरी बात कि गांधी जी कल के लिए पसीना बहाने की तैयारी के आदर्श के रूप में सोचते थे। फिर उसके बाद मैंने गांधीवादी दृष्टिकोण के जो अन्य 7 विशेषताएं बताई, साथ ही सबका विकास उनका आदर्श था। राज्य को वो साधन मानते थे और व्यक्ति को साध्य। सत्ता का प्रयोग जनता की भलाई के लिए, न कि जनता का उपयोग सत्ता के फायदे के लिए। कुटीर उद्योग को लेकर उनका कहना था कि देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में कुटीर उद्योग एक अहम भूमिका निभा सकता है। वह रोजगार देगा, वह आर्थिक आय सुनिश्चित करेगा, वह लोगों के पलायन को रोकेगा, वह गांव की जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, गांव की जो आत्मनिर्भरता है, उसको बनाए रखेगा, आदि आदि। ये इसके बहुत सारे फायदे थे कुटीर। वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्रीय संसाधन है उनका समुचित और अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से कुटीर उद्योग के आधार पर, कुटीर उद्योग के मामले में गांधी जी की सोच थी कि देश की अर्थव्यवस्था के सुधार में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, देश की आर्थिक समस्या का हल कर सकता है। आर्थिक समस्या से उनका तात्पर्य था निर्धनता, बेरोजगारी आदि आदि। लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद, इस आदर्शवादी सोच के बावजूद, पश्चिमी देशों द्वारा चुने गए विकास के मॉडल इससे मेल नहीं खाते। आधुनिक देशों में जो विचारधारा है उससे गांधी का मॉडल थोड़ा अलग था। किस मामले में अलग था? कुटीर उद्योग के मामले में तो था ही अलग, आदर्श के मामले में भी अलग था, आदि आदि। लेकिन जो सबसे अलग बात है इस मॉडल की वो ये थी कि गांधी जी का मॉडल धर्म और नैतिकता पर बल देता है। धर्म का अर्थ यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ यहाँ पर ड्यूटी है। ड्यूटी और नैतिकता, इस पर बहुत जोर देता है। यानी साध्य और साधक, इनके संबंधों में हमेशा सकारात्मकता रहे, इस बात पर बहुत जोर। गलत तरीके से अपनाए गए फायदे अच्छे नहीं होते। उनका हमेशा इस बात पे बल रहा कि साधन जो हो, किसी उद्देश्य को पाने का जो जरिया हो, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उद्देश्य। तो नैतिकता पर इतना ज़्यादा बल, ड्यूटी पर इतना ज़्यादा बल गांधी के इस मॉडल को विकास के अन्य मॉडलों से अलग कर देता है। और वहीं दूसरी ओर हम ये भौतिकवादी मॉडल की बात करें तो वहाँ पर आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं। धन अर्जन, सांसारिक सुखों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, उपभोग, ये उस मॉडल के लक्ष्य हैं, जबकि गांधीयन मॉडल इससे बिल्कुल अलग रहा। वर्तमान राज्य का भौतिक विकास, वर्तमान में जो राज्य है, जो सत्ता है, वो भौतिक विकास पर बल देती है। गांधी इसके ठीक उल्टा धर्म और नैतिक विकास पर बल देते थे। इस मामले में गांधीयन मॉडल बाकी तीनों मॉडल से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि विकास के जो मॉडल थे पहले के, उस मॉडल में जो खामियां थी, उसमें सबसे बड़ी खामी थी समाज को भारी कीमत चुकाना,
फायदों का असमान वितरण, यानी धनी वर्ग को ज्यादा फायदे, निम्न वर्ग को कम फायदे। अधिकतर देशों में विकास की जो रणनीति थी उसका बहाव ऊपर से नीचे था, अर्थात इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन, नीचे की ओर जाना। पर जब तक वो नीचे पहुंचता विकास का प्रभाव, तब तक समय बदल जाता था, स्थितियां बदल जाती थी और नीचे का तबका विकास के इस दौर से प्रभावित नहीं हो पाता था। इस मॉडल की एक और बुराई थी कि विकास की प्राथमिकताओं, रणनीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन का फैसला राजनीतिक नेतृत्व करता था, नौकरशाही करता था, न कि जनता। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि जनता की सहभागिता इन रणनीतियों को और परियोजनाओं को लागू करने में अहम मानी जाए, तभी तो वह लोकतांत्रिक कहलाएगा। इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने जिस कक्षा के दृश्य की चर्चा की थी उसका संबंध इसी प्रक्रिया से है, जिसमें मैं इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि विकास के पूर्व मॉडल की ये खामी थी कि वह एक ऐसे शिक्षक की तरह था जहां पर शिक्षक कक्षा में अपनी बात लाद देता है, न कि विद्यार्थियों का सहयोग लेता है। वर्तमान में जिस मॉडल की चर्चा हो रही है वह निश्चित रूप से इन पूर्व मॉडलों से इस रूप में बेहतर है कि वह ज्यादा लोकतांत्रिक है। जिन लोगों के स्तर पर विकास योजनाओं का तत्काल असर, उन लोगों से तनिक भी सलाह न ली जाए, ये कैसा विकास, इसी बात को लेकर विकास के वैकल्पिक मॉडल की चर्चा बारंबार हो रही है। इससे न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है और इसीलिए इसे सतत विकास का नाम दिया जा रहा है।